कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग पॉलिटी की जो अगली क्लासेस है या मतलब अगली क्लास है वो देखेंगे और इसमें टॉपिक हम करेंगे दो नेशनल कमीशन है। एक नेशनल कमीशन फॉर एससीज और सेकंड है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, यानी अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये भी लोक सेवा आयोग का एक बहुत बेहतर टॉपिक लोक सेवा आयोग मानते हैं। अधिकांश एग्जाम जितने भी लोक सेवा आयोग कराता है उसमें क्वेश्चन इसका दिखेगा। मैंने क्या कहा है, पॉलिटी में एक ऐसा पोर्शन जो मूल संविधान में नहीं था, जो संवैधानिक उसके उपबंध नहीं थे या संवैधानिक प्रावधान नहीं थे मूल संविधान में, उसके बाद जब भविष्य में संसद द्वारा संशोधन करके उसको अगर हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, इसको ध्यान रखना। वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी राष्ट्रीय आयोग जो है हमारा अनुसूचित जातियों के लिए और राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजातियों के लिए, इसको भी संवैधानिक दर्जा बाद में दिया गया तो इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको हेडिंग लिखना है बच्चों, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज पूरा लिखना आप। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी यानी अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसको हेडिंग लिखोगे आप, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, पहला आता है बच्चों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक, फर्स्ट क्या लिखोगे आप, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपका फर्स्ट आएगा। ठीक है, अब यानी नेशनल कमीशन फॉर, इसको क्या बोलेंगे एसटी एससीज। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज लिखो, नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ठीक है, यानी एससी वर्ग जो है उनके लिए राष्ट्रीय आयोग। अब देखना बच्चों, ये क्या है, अपने आप में एक संवैधानिक आयोग है यानी संवैधानिक संस्था है, इसको ध्यान रखना, संवैधानिक संस्था। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो क्यों है, क्योंकि इसका प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब जैसे इसी के साथ कुछ और आयोग हैं, इसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, इसको ब्रैकेट में लिखना, राष्ट्रीय महिला आयोग। कब का है, 1992 का, 1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग। दूसरा लिखो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो कि 1993 में गठित हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग ये कब गठित हुआ था, 1993 में। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये कब बना था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। इसी प्रकार से एक और आयोग है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007 का, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण आयोग ये कब का है, 2007 का है। ठीक है, अब ये जो कमीशंस हैं बच्चों, ये जो हैं ये है सांविधिक आयोग, वो है संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अर्थात जिसका प्रावधान संविधान में किया गया है। इसी संवैधानिक से मिलता जुलता एक शब्द है जिसको बोलते हैं सांविधिक, इसको ध्यान रखना है, स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी जो बॉडी होती है बच्चों उसको सांविधिक बोलते हैं। सांविधिक का सीधा सीधा मतलब है एक ऐसा आयोग या एक ऐसी चीजें जिसको संसद ने एक्ट के माध्यम से बनाया होगा, संसद के एक्ट के माध्यम से, संसद के एक्ट द्वारा इनको गठित किया होगा, यानी लोकसभा ने पास किया होगा, राज्यसभा ने पास किया होगा, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए होंगे, उसके बाद ये जो आयोग हैं वो अस्तित्व में आए। तो ब्रैकेट में लिखे गए आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है।
ये संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद है, और सांविधिक का मतलब होता है कि वो आपका संविधान में उल्लेखित नहीं है लेकिन उनको संसद के अधिनियम के द्वारा एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो यहाँ कंफ्यूज मत करना, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक आयोग है या नहीं है, इनको संवैधानिक में मत मानना है, ठीक है। ये आपके जो है नॉर्मल आयोग है जो कि एक्ट के माध्यम से बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हमने ये तो इतना सिर्फ बताया था हमें, जब हमने मूल संविधान जो हमारा था, यानी जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, जब हमने स्टार्ट किया था संविधान, तो उसमें नेशनल कमीशन नहीं था इनके लिए, किसके लिए, एससीज के लिए। उसमें सिर्फ एक प्रावधान किया गया था कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एससी व एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो एससी व एसटी से संबंधित मामलों, उन लोगों के अधिकारों से संबंधित मामले हों, उनके खिलाफ शिकायत से संबंधित मामले हो या कोई भी अदर मामला हो, उसका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा और ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा एससी एसटी आयुक्त, ठीक है। तो मूल संविधान में ये आयोग का वर्णन नहीं था, तो नोट करके लिखो, मूल संविधान में एससी एसटी आयुक्त का वर्णन था। आयुक्त कमिश्नर होता था इनके लिए, ठीक है, आयुक्त का वर्णन था। अब एससी एसटी के आयुक्त का वर्णन था तो उनके लिए तो वर्क करेगा ना, उसको लिखाने की जरूरत तो है नहीं आपको। एससी व एसटी के लिए कमिश्नर हुआ करता था बच्चों मूल संविधान में, ब्रैकेट में लिखो आयोग नहीं, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, उस समय पे इसके लिए कोई आयोग का प्रावधान नहीं किया गया था। जब अगर कभी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को मूल संविधान में वर्णन किया गया है तो गलत हो जाएगा। मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में सिर्फ क्या था, एससी व एसटी के लिए एक आयुक्त का वर्णन किया गया था, कमिश्नर, जो कि एससी एसटी से संबंधित उनके अधिकार, उनके संविधान, उनके लिए जो भी उनके मतलब उनके खिलाफ कोई जो मतलब मामले आते हैं उनको परेशान करने या उनको किसी भी तरीके से अगर शोषण किया जाता है या उनके सामाजिक आर्थिक हितों की बात होती है, उसके रिगार्डिंग ये क्या करता था, राष्ट्रपति को अपना क्या करता था, प्रतिवेदन देता था, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को क्या देता था, अपनी रिपोर्ट देता था उनके संबंध में, किनके, एससी व एसटी। और ये जो आयोग है ये उस टाइम पे अस्तित्व में नहीं था, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, 1978 में सरकार एक रेजुलेशन ले आई, संकल्प लेके आई और ये कहा कि एससी व एसटी तो गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया, ठीक है। 1978 में सरकार की आएगा नहीं, ठीक है, ये तो खाली हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, सरकार के संकल्प द्वारा, संकल्प मतलब रेजुलेशन, अभी बताता हूं क्या होता है, ठीक है। सरकार के संकल्प द्वारा SC/ST हेतु एक बहुसदस्यीय गैर सांविधिक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, हिस्ट्री देखो कैसे चल रही। मूल संविधान में ये नहीं था, ये कमी मतलब जो आर्टिकल 338 के अंदर ये प्रावधान है, सिर्फ ये लिखा था कि एक आयुक्त तो होगा और वो अपने राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा एससी एसटी के मामले में। 1978 में सरकार के संकल्प द्वारा, संकल्प को हाईलाइट करो, और गैर सांविधिक का क्या मतलब हो गया, फिर संवैधानिक तो है नहीं, सांविधिक है नहीं। गैर सांविधिक का मतलब सरकार के पास दो तरीके होते हैं किसी चीज के गठन के। एक होता है बच्चों सांविधिक, जिसको प्रॉपर एक्ट के माध्यम से बनाया जाए, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की साइन से वो अस्तित्व में आए। एक होता है बच्चों गैर सांविधिक, ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी, यानी उसको क्या बोलते हैं, सरकार सिर्फ एक आदेश निकाल देगी कि हाँ ये भाई ये गठन होगा सरकार के नोटिस से। मतलब होता नहीं, कई बार सरकार ने वर्तमान में ये निर्णय लिया कि इसका गठन किया जाए, कैबिनेट ने कहा हाँ इसको गठित कर देंगे। तो क्या इतनी चीजें बनती है हमारे देश में, हर चीज संसद के एक्ट से पास होती नहीं होती है, कुछ सरकार के आदेशों से भी गठन किया जाता है। अब जैसे ये कह रहे हैं सेतु का गठन किया जाएगा उत्तराखंड में ना, सेतु का गठन किया जाएगा कहाँ, राज्यसभा में, सॉरी आपका विधानसभा में वो आ रहा है, वो तो सरकार ने कह दिया गठन किया जाएगा, हो जाएगा, उसी को संकल्प बोलते हैं। एक रेजुलेशन से, जिसको आप सिर्फ मतलब एक्ट के माध्यम से न बना के सिर्फ सरकार अपने आदेश से बना सकती है, वही चीज संकल्प होती है। तो इन लोगों ने 1978 में इसको बना दिया, ठीक है, कहानी देखना। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1987 में जो ये आयुक्त है इसके कार्य को संशोधित कर दिया गया, कुछ इसके वर्क हैं वो चेंज कर दिए गए, और जो आयोग का नाम है, जो वो आयोग बना है, उसको बोला गया एससी एसटी आयोग, ठीक है। अब देखो कहानी कहां पहुंच गई, 1987 में आयुक्त के कार्यों को संशोधित कर, आयुक्त जो ये है, ठीक है, अभी बना है, आयुक्त के कार्य संशोधित व आयोग का नाम, जो आयोग ऊपर दिख रहा है, ठीक है, आयोग का नाम SC
ST कमीशन रख दिया गया, SC ST आयोग कर दिया गया, ठीक है। यानी राष्ट्रीय SC ST आयोग इसका नाम रख दिया गया, यानी नेशनल जो SC ST आयोग इसको, और ये भी सरकार के संकल्प से हुआ था, ठीक है। एक रेजोल्यूशन लेके आई सरकार ने, आदेश कर दिया संकल्प द्वारा लिख लो। अब देखो, अब कहानी कुछ नहीं है, आपको ये न पेपर में ये आने वाला है आपका, न पेपर में ये आने वाला है, ये सिर्फ एक इतिहास देख रहे हैं कि हुआ क्या था। कहने का मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, इसकी जगह एक आयुक्त का पद हुआ करता था जो कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता था। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि यार एक व्यक्ति क्या करेगा, हम एक आयोग ही बना देते हैं, बट उसमें अलग संसद में पास करके नहीं बनाया उन लोगों ने आयोग। उन्होंने क्या कहा, हम सरकार का पावर है, हम एक गैर सांविधिक बना देते हैं, संकल्प द्वारा इन लोगों ने इसको बना दिया। फिर 1987 में थोड़ा सा इनके काम को चेंज करके आयोग का नाम SC ST कमीशन इन लोगों ने रख दिया। अभी तक की कहानी यहां पहुंची। फिर क्या होता है बच्चों, मेन चीज 1990 में 65वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय SC व ST आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद हमारी कहानी पहुंच गई 1990 में। यहां पे से क्वेश्चन ध्यान में रखना, ठीक है, यहां से जो पेपर में आ सकता है। देखो उसके बाद क्या हुआ, 1990 में 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एक उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल की, ठीक है, एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय मल्टी मेंबर होंगे, एक से ज्यादा सदस्य होंगे, ठीक है। यानी 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय SC व ST आयोग का गठन किया गया, ठीक है। देखो, बहुसदस्यीय राष्ट्रीय SC ST आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया। इसको ध्यान रखना, 65वें संविधान संशोधन। अगर कभी पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय SC ST आयोग का गठन किया गया, तो आपका 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है बच्चों, इसने जो स्थान लिया वो किसका लिया, आयुक्त और 1997 के आयोग का स्थान ले लिया, ठीक है। ये किसके स्थान पर आया, जो पहले अभी तक आयुक्त था वह 1987 के आयोग के स्थान पर, आयोग के स्थान पे। यानी इसने क्या कर दिया, जो अभी तक पहले बना था उसके स्थान को उसको हटा के एक नेशनल कमीशन बना दिया। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे से बनेगा, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय SC ST आयोग का गठन किया गया। पूरा एक नाम था इसका, राष्ट्रीय SC ST आयोग, ठीक है। अब हो क्या रहा था बच्चों, थोड़ा सा इस पर कंफ्यूजन हो रहा था। कंफ्यूजन ये था क्योंकि SCs अपने में अलग हैं और STs अलग हैं। STs की अपनी संस्कृति है, अपना भौगोलिक क्षेत्र है, अपने रूल्स हैं उनके, वो मुख्य धारा में अभी उस तरीके से आ नहीं पाए थे, अंग्रेजों के समय से ही वो बहुत ज़्यादा पिछड़े थे। तो SC और ST के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक दिमाग लगाया, इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, SC व ST के लिए क्यों ना पृथक पृथक आयोग बना दें, ताकि जो हौच पौच सा हो रहा दोनों आयोग एक मतलब दोनों वर्ग के लिए एक ही आयोग काम कर रहा था, तो इन लोगों ने ये सोचा क्यों ना दोनों के लिए हम पृथक पृथक आयोग का गठन कर दें, ठीक है। उस पृथक आयोग को गठन करने के क्रम में 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसको बोलते हैं 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो लिखो पुनः 89th यानी 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 2003 के माध्यम से, यानी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आया, जो नेशनल कमीशन फॉर SC ST था, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग था, पूरा लिखना, द्वारा नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs, ठीक है। यानी जो राष्ट्रीय आयोग है किसके लिए, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, इसको पूरा लिखना, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसके कितने हो गए, दो भाग हो गए। कब, दो भाग इस अधिनियम के द्वारा, कौन से, 2003 के द्वारा। एक को बोला गया नेशनल कमीशन फॉर SC, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, नेशनल कमीशन फॉर SCs, ठीक है, और दूसरे को बोला गया नेशनल कमीशन फॉर STs। तो यानी SC और ST के लिए दो पृथक आयोग बना दिए गए, इसको डिवाइड करके। यानी जो आपका 65वें संविधान संशोधन से ये अस्तित्व में आया था, उसको कन्वर्ट करके 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उन दोनों को दो भागों में बांट दिया गया, अलग अलग, ठीक है। इसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 338 में, 338, और इसका प्रावधान किया गया 338 के ए में, ठीक है, 338 का
क या ए जो भी लिखते हो, यानी एक को बोला गया नेशनल कमीशन फॉर एससी, दूसरे को बोला गया नेशनल कमीशन फॉर एसटी। एक था 338 में, एक को रखा गया 338 के क में, ठीक है। और ये दोनों ही आयोग वर्ष 2004 से अस्तित्व में आए, ठीक है, इसको लिखो, दोनों ही आयोग वर्ष 2004 से अस्तित्व में आए, दोनों आयोग वर्ष 2004 से अस्तित्व, वर्ष 2004 में अस्तित्व में आए। अब सिंपल सी बात है, आप समझ गए, पहले क्या था, मूल संविधान में एससी और एसटी के लिए कमिश्नर का प्रावधान किया गया था, एक सिंगल व्यक्ति आयुक्त हुआ करता था जो इनके मामलों के संबंध में प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया करता था। फिर सरकार ने क्या किया, एक संकल्प के द्वारा जो आयुक्त है उसके साथ साथ एक बहुसदस्यीय मल्टी मेंबर्स गैर सांविधिक यानी सिर्फ संकल्प के द्वारा एक गठन किया आयोग का। उसके बाद 1987 में पुनः क्या किया, आयुक्त के कार्यों को संशोधित किया गया और जो एससी एसटी का नाम मतलब कमीशन था उसका नाम दिया गया नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। फिर सरकार को लगा क्यों ना एक काम किया जाए, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के माध्यम से इसको क्या कर दिया, एक प्रॉपर संवैधानिक दर्जा दिया गया जिसका नाम दिया गया मतलब अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। जैसे इसका नाम रहा, फिर 2003 में आते आते ये फील किया गया दोनों को सेपरेट कर दिया जाए। सेपरेट करने के बाद एक को बोला गया नेशनल कमीशन फॉर एससी, दूसरे को बोला गया नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है। एक आर्टिकल 338 में और एक आर्टिकल 338 के ए में, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, पूरा हटा रहा हूं मैं। देखो अब जो पहला वाला है, ये वाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहां तक तो आप पहुंच ही गए, ठीक है। अब देखना, ये जो आयोग है बच्चों, इसका मैंने बता दिया, इसका अस्तित्व के इसमें क्या क्या होते हैं, सदस्य है, मल्टी मेंबर है, तो सिंपल सी बात है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अदर मेंबर होंगे, ठीक है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, को 3 अन्य सदस्य, 3 अन्य इसमें मेंबर्स होंगे, ठीक है। और ये जो होंगे इनकी नियुक्ति, चाहे वो नियुक्ति हो या सर्विस की शर्तें हो, क्या क्या ये करेंगे सेवा में, ठीक है, आपको सर्विस की शर्तें होती है ना, या फिर इनका कार्यकाल हो, ये सब के सब राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। प्रेसिडेंट भारत का जो है इसको राष्ट्रपति इसको निर्धारित करता है। ध्यान रखना है इसको कि राष्ट्रपति इनको क्या करेगा बच्चों, निर्धारित करेगा इसके मामले में, ठीक है। इसके अलावा इसके जो कार्य होते हैं बच्चों, ये एससी के संवैधानिक संरक्षण, सामाजिक संरक्षण, योजनाओं में एससी की भागीदारी, सरकारी योजनाओं को एससी से कैसे लाभ मिले, इन सब के संबंध में अपना क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो कार्य लिखो, एससी के संवैधानिक संरक्षण, ये तो कॉमन है, मतलब आप खुद ही बता दोगे, आयोग बना है तो उन्हीं के लिए तो बना है, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। एससी के संवैधानिक संरक्षण, कॉमा, उनके सामाजिक आर्थिक विकास, योजनाओं में उनकी भागीदारी, सरकारी योजनाओं, ठीक है, योजनाओं में भागीदारी, सरकारी योजनाओं में भागीदारी, जो भी लिखते हो आदि लिखो। बेसिकली यही कार्य है, फिर ऑप्शन पेपर में आएगा, आप खुद ही पढ़ के समझ जाओगे, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। आदि लिख लो, उतने की लिखने की जरूरत नहीं है। प्रतिवर्ष या जब भी इसको लगे कि राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना है, ये अपना प्रतिवेदन देता है बच्चों राष्ट्रपति को। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि नेशनल कमीशन फॉर एससी अपना प्रतिवेदन किसको देता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट या फिर संसद, जो भी है राष्ट्रपति। और इस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति सदन के समक्ष रखाएगा, ठीक है, सदन में रखवाएगा, राष्ट्रपति इसको सदन में क्या करता है, रखवाएगा, किस चीज को, इस प्रतिवेदन को जो इसने रिकमेंड किया है एससी और एसटी के लिए। अब देखिए, बाई चांस ये मामला किसी राज्य से संबंधित है, जैसे ही इसने अपना प्रतिवेदन दिया और वो प्रतिवेदन किसी स्टेट से संबंधित है, तो वो क्या करेगा, उस राज्य के राज्यपाल को भेज देगा, ठीक है। तो नोट करके लिखो, यदि मामला किसी राज्य से संबंधित है, यदि मामला किसी राज्य से संबंधित है, यदि मामला किसी राज्य से संबंधित, किसी राज्य से संबंधित है, किसी राज्य से संबंधित है, तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्यपाल को भेजेगा, राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के राज्यपाल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजेगा, और ये राज्यपाल उसे क्या करेगा, विधानमंडल में रखवाएगा, जो राज्य की विधानसभा है, विधानमंडल में रखवाएगा, विधानसभा जो भी लिखी होगी, ठीक है,
रखवाएगा और इसमें पूरा ब्यौरा देगा वो कि जो रिपोर्ट आई है उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या किया है, कि अगर कुछ कार्यवाही नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, इन सब के साथ क्या करेगा राज्यपाल उसको विधानमंडल में रखवाएगा। ठीक है, अब देखना बच्चों, पहले इसको एक और काम दिया गया था, इससे जैसे ही एससीज के लिए काम कर रहा, इसको ओबीसी वर्ग के लिए भी रिकमेंड किया था कि आप ओबीसी वर्ग के लिए भी रिकमेंडेशन देंगे, सिफारिश करेंगे ये सब, लेकिन 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत इसको ओबीसी से संबंधित कार्यों से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो नोट कर लो, इस आयोग को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 से, ठीक है, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 से ओबीसी के लिए किए जाने वाले कार्यों से मुक्त कर दिया है। ठीक है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के कार्य से मुक्त, यानी उनके लिए जो एक कार्य कर रहा था वो कार्य इनसे हटा दिया गया। ठीक है, किससे, इस आयोग से 2018 में ये सब चीजें हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जब भी किसी मामले की जांच पड़ताल करता है इसको दीवानी अधिकार यानी सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं, तो इसको भी नोट लिखो, इस आयोग को दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त हैं, यानी सिविल कोर्ट, यानी सिविल कोर्ट मतलब जो मतलब चोरी वोरी ये इस टाइप के मामलों में, ठीक है, हल्का फुल्का पारिवारिक विवाद, इन चीजों में ये देख लेता है। ऐसा नहीं कि किसी मर्डर के संबंध में, ये फिर तो वो अपने आप में अलग हो जाएगा ना। दीवानी भू विवाद है, रेवेन्यू का वो उनके बीच कोई विवाद है, तो इस मामले में दीवानी न्यायालय के इसको अधिकार प्राप्त हैं किसी शिकायत के मामले में। ठीक है, और तीसरा लिखो, आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी कार्य करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखो, आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी कार्य करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। नोट करके लिखो, आयोग आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट। ये पॉइंट बहुतों को नहीं पता होगा, अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा आयोग आंग्ल भारतीय के संबंध में भी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है? पहला होता है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, दूसरा होता है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, तीसरा होता है जैसे लाइक राष्ट्रीय महिला आयोग, चौथा हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस टाइप से। तो वहां बेहोश होने के कन्फर्म चांसेस थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी राष्ट्रपति को क्या करता है? रिपोर्ट देता है। ये था आपका पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दूसरा आता है बच्चों अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो सेकंड लिखो, अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। सेकंड लिखना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लिख दो, जनजाति आयोग। ठीक है, यानी नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। ठीक है, ये इसका प्रावधान किसमें किया गया बच्चों? 338 के क में। ठीक है, और कब से अस्तित्व में आए? अभी तो पढ़ा रखे 2004 से। ठीक है, और इसका गठन बेसिकली किया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 2003 के माध्यम से। अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको, ये दो सेपरेट किए, जब माध्यम से इसका गठन किया गया, जबकि अस्तित्व में कब से आया? 2004 से अस्तित्व में आया। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब देखना बच्चों इसके सदस्य जो होते हैं वही होते हैं कौन कौन, जैसे उसमें थे सदस्य कौन कौन होंगे? एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य, 3 अन्य सदस्य। ठीक है, इनकी सेवा शर्त, सर्विस की क्या शर्त है? इनका कार्यकाल व इनकी पदावधि, यानी सेवा शर्त, कार्यकाल और नियुक्ति सब किसके माध्यम से होती है? राष्ट्रपति की। किसके द्वारा इनकी कार्यकाल मतलब इनकी नियुक्ति वगैरह किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके कार्य भी क्या है बच्चों? एसटीज के संवैधानिक संरक्षण, अधिकार, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु ये कार्य करता है। तो ये तो नॉर्मल सा है, कार्य आप खुद ही लिख लेना, कार्य लिख लो। ठीक है, बाकी जो पॉइंट होंगे आप खुद ही पढ़ लोगे। ठीक है, कार्य लिख लो
कि इसके कार्य एसटीज के संवैधानिक संरक्षण यानी संविधान में जो प्रावधान है उसको संरक्षित करना, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कार्य करना, योजनाओं में उनकी भूमिका के लिए सरकार को रिकमेंड करना, ऐसे कार्य जो राष्ट्रपति या सरकार द्वारा उसको समय समय पर आवंटित किए जाए उनके संबंध में कार्य करना। वो नॉर्मल सा है, मतलब आप चाहो तो लिखो, चाहो तो चाहे तो ना लिखो, वो खुद ही कॉमन सेंस है। आप मैंने जो बोला उसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा इस मतलब अब जैसे क्योंकि ये आयोग है, सरकार ने क्या किया इसको नोट करके लिखना है, ठीक है। सरकार ने क्या किया, एक अलग से जनजाति मंत्रालय भी बनाया है, आपने पता होगा, क्योंकि सामाजिक जो वो मंत्रालय है, मतलब जनजाति मंत्रालय है, वो स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया है। तो नोट करके लिखो, एसटीज के लिए जो मतलब वो है अपने आप में जनजाति मंत्रालय, वैसे उसको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मतलब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक इनके लिए इन लोगों ने क्या किया था, अलग से एक अपने आप में आयोग मंत्रालय का गठन किया था। वो किया था लगभग कहीं 1997 के आसपास है, तो अभी तो छोड़ दो, ठीक है। अब देखना बच्चों, एसटीज के लिए एक एक्ट है, पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करके लिखो, 1996 का। इसका मतलब क्या है पेशा एक्ट का 1996? पेशा एक्ट है अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के विस्तार से संबंधित है, कुछ ऐसा है। तो आप पेशा एक्ट एक बार पढ़ लेना हल्का फुल्का, ठीक है। मैं तो पंचायत के टाइम पे पढ़ाऊंगा। पेशा एक्ट गूगल पे सर्च करके ये है क्या, इसके बारे में आप थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। पेशा एक्ट के बारे में क्या क्या प्रावधान है। अगला देखना, प्रतिवेदन किसको देगा, ये राष्ट्रपति को देगा, और अगर वो किसी राज्य से संबंधित है तो संबंधित राज्यपाल को राष्ट्रपति भेज देगा, ठीक है। लिखो, आयोग द्वारा प्रतिवेदन किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को, और ब्रैकेट में लिखो यदि वो किसी राज्य से संबंधित है, यदि प्रतिवेदन किसी राज्य से संबंधित है तो वो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजेगा, और राज्यपाल उसको कहाँ रखवाएगा, अपने आप में राज्य की विधान सभा में रखवाएगा, ठीक है। तो प्रतिवेदन इसको ये राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाएगा, संसद में रखवाएगा, ठीक है। और यदि मामला किसी राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति उसे उस राज्य में भेज देगा। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी इसको भी बच्चों सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं। शिकायत के मामले में एक और पॉइंट लिखो, सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी दीवानी न्यायालय को या सिविल न्यायालय को एक ही बात है, ठीक है, कि अधिकार इसको भी प्राप्त होते हैं। ये था आपका दोनों ही आयोग, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक फॉर यूकेपीएससी, ठीक है। वो हमेशा इनसे लगभग पूछता आया, मैक्सिमम टाइम उसने पूछा भी है। एक बार इसको रिवीजन कर लोगे तो फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है टॉपिक में। इतना अगर आप इसको एक दो बार रिवीजन करते हैं, सही तरीके से इसको अगर आप देखने में कामयाब होते तो बहुत लेंथी टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। होपफुली ये जो चीज़ है आपकी समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।